हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और 69 बीपीएससी मेंस के लिए जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग आज चौथे क्वेश्चन के साथ पॉलिटी के जुड़ रहे हैं। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इट सेज अबाउट दैट जुडिशियल एक्टिविज्म की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट इन द इंडियन गवर्नेंस comment and bring the arguments in favor and against judicial activism. Now judicial activism is also one of the most important, or you can say one of the most common dimension or parameters जो कि बीपीएससी ने कंसिस्टेंटली क्वेश्चन इस पे भी पूछे हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स डिमांड किए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जुडिशियल एक्टिविज्म इज अ न्यू कॉन्सेप्ट इन द इंडियन गवर्नेंस कमेंट। इस बात पे कमेंट करना है कि जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो एक नया कॉन्सेप्ट है इंडियन गवर्नेंस के अंदर। तो पहले जुडिशियल एक्टिविज्म का डेफिनेशन, उसके बारे में समझना है और फिर उसको कैसे ये नया कॉन्सेप्ट है तो हम लोग को उसका इवोल्यूशन को समझाना पड़ेगा। इस बात पे कमेंट करते हुए हमको वो आर्गुमेंट्स लेकर आने हैं जो इस जुडिशियल एक्टिविज्म के फेवर में है और जुडिशियल एक्टिविज्म के अगेंस्ट में है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को ब्रॉडली क्या कहता हूँ उसको अगर मैं डिवाइड करूँगा अलग अलग कैटेगरीज में, तो अगर आप स्टार्टिंग की बात करें, हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन में अगर जाते हैं तो इंट्रोडक्शन में आप जुडिशियल एक्टिविज्म के डेफिनेशन से शुरू कर देंगे और साथ ही साथ जुडिशियल एक्टिविज्म का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड की हम बात करें आर्टिकल 142 उसका रेफरेंस हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। इस पर्टिकुलर चीज़ में हम लोग क्या क्या लिखेंगे कि जुडिशियल एक्टिविज्म, सो एक्टिविज्म, और अगर हम जुडिशियल एक्टिविज्म को एग्जैक्ट डिफाइन करने की कोशिश करें, सो व्हेन द कोर्ट्स start giving new meanings to the laws or the provisions in order to meet or suit the changing circumstances that can be said to be judicial activism। या फिर जब जुडिशरी अपने पर्टिकुलर डायमेंशंस के बाहर जाकर कोई एक्शन लेती है तो वो हम एक्टिविज्म कह सकते हैं। और इसका अगर हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग या मैंडेट समझना है तो आर्टिकल 42 का जिक्र करना बहुत ज़रूरी होगा। आर्टिकल 42 कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई भी मैटर पेंडिंग था जो उसके जुरिस्डिक्शन का मामला था, तो उस मैटर के ऊपर कंप्लीट जस्टिस देने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कंप्लीट जस्टिस। सो इन एनी मैटर विच इज पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, in order to do complete justice, the Supreme Court shall have the power to pass any order. So in order to do complete justice, it shall have the power to pass any order, और वो ऑर्डर जो होगा वो पूरे देश में इन्फोर्स कराया जाएगा। That shall be enforceable throughout the territory of India. Now suppose if while doing complete justice or while delivering complete justice, suppose judiciary takes or gives an order which was beyond its jurisdiction or competence, that means it was the competence or it was the jurisdiction of either executive or legislature, then that will be an example of activism। अगर जुडिशरी ने इस कंप्लीट जस्टिस को दिलाने के लिए हो सकता है कि कोई कानून बना दिया तो वो तो लेजिस्लेचर का काम था, दैट विल इज एन एग्जाम्पल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। तो ये जो डेफिनेशन हो गया, आप इसका डेफिनेशन समझा दिए। अब जुडिशियल एक्टिविज्म इज अ न्यू कॉन्सेप्ट। हम अब आएंगे बॉडी वाले पार्ट पे कि ये न्यू कॉन्सेप्ट इसको बोला गया है। तो न्यू कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग क्या समझेंगे, इसका इवोल्यूशन की अगर हम लोग बात करें, जब हम इवोल्यूशन पे जाएंगे तो आपको एक चीज समझना है यहाँ पर कि जुडिशियल एक्टिविज्म का जो एक ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है वो है जुडिशियल रीस्ट्रेंट। जुडिशियल रीस्ट्रेंट। सो हमारे देश में अगर देखा जाएगा जो कोर्ट थी हायर जुडिशरी, स्पेशली द सुप्रीम कोर्ट, इट हैड बीन फॉलोइंग जुडिशियल रीस्ट्रेंट इन द इनिशियल ईयर्स। जुडिशियल रीस्ट्रेंट का मतलब होता है कि जब जो भी कानून का प्रोविज़न था, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न थे, जो लॉज के प्रोविज़न है, एकदम उसका एग्जैक्ट लिटरल इंटरप्रिटेशन करना और ध्यान सिर्फ इसी पर रखना कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन या किसी लॉ का वायलेशन ना कर रहा हो, यानी जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस को ठीक से फॉलो किया जा रहा हो। यही काम करने का स्टार्टिंग में देखा गया किसके द्वारा, जुडिशियरी के द्वारा। दिस इज नोन एज समथिंग लाइक जुडिशियल रीस्ट्रेंट। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट
the journey from judicial restraint to activism, then Keshwananda Bharati case becomes very important, because in the landmark Keshwananda Bharati case, Supreme Court came up with a doctrine known as the doctrine of basic structure or basic feature. और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात जब हम करते हैं तो वो क्या कहने की कोशिश करता है कि पार्लियामेंट को जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर होगा, दैट विल नॉट इंक्लूड द पावर टू अमेंड और डिस्टर्ब द बेसिक स्ट्रक्चर. Now that means it will be like a limitation on the amending power of parliament, and this limitation should have been introduced by parliament by amending article 368. That means judiciary came up with something that was not in its domain and it was something which was the legislative domain. तो ये एक्टिविज्म का एक एग्जाम्पल है. इसके बाद से केशवानंदा भारती केस के बाद से हमारे देश में जो जुडिशरी है उसको देखा गया कि ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, इवॉल्व होने लगी और साथ साथ एक्टिविज्म जो है वो लार्जर स्केल पे देखा जाने लगा. तो हम इसके बाद और भी कुछ एग्जाम्पल्स आप दे देंगे इवोल्यूशन समझाने के लिए. हम अगर बात करें मेनका गांधी केस, मेनका गांधी केस की अगर हम बात करेंगे तो उसमें आपको मालूम है कि पहले आर्टिकल 21 ओरिजिनली, और कॉन्स्टिट्यूशन में तो अभी भी यही लिखा हुआ है, जो कॉन्सेप्ट का नाम है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. बट इन मेनका गांधी केस एज पर सुप्रीम कोर्ट इंडिया हैज मूव फ्रॉम प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. दैट मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू कॉन्सेप्ट under article 21. That is also something like judicial activism because it would have been done by parliament. तो इसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप यूज कर लेंगे जहां पे जुडिशियल एक्टिविज्म को आप दिखा सकते हो. तो ये हमारा जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट था कि ये इट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट इन द इंडियन गवर्नेंस कमेंट, ये वाला पार्ट तक हमने अभी देखा. इसके बाद वी हैव टू ब्रिंग आउट द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट जुडिशियल एक्टिविज्म. So sometimes it is said that judicial activism is a double-edged weapon or double-edged sword. यानी कि इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ इसके क्रिटिसिज्म भी इसका किया जाता है, उसको हम लोग समझते हैं. अगर हम आर्गुमेंट्स इन फेवर समझें फॉर, या हम अगर अगेंस्ट में जाएंगे तो क्या क्या पॉइंट्स हम लोग देख सकते हैं उसको देखते हैं. सबसे पहले अगर हम फॉर में जाएंगे दैट मीन्स आर्गुमेंट्स इन सपोर्ट और फेवर, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो हम जुडिशियल एक्टिविज्म की बात कर रहे हैं, तो जुडिशियल एक्टिविज्म से क्या देखने को मिल रहा है, इवोल्यूशन ऑफ राइट्स. और आप जो भी चीज़ें बोलेंगे उस पर्टिकुलर चीज़ का आपको एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल के थ्रू भी दे देना है. तो जब हम इवोल्यूशन ऑफ राइट्स की बात कर रहे हैं तो आप इसका एग्जाम्पल देंगे आर्टिकल 21. ये जुडिशियल एक्टिविज्म का ही नतीजा है कि आर्टिकल 21 आप देख सकते हैं कि सबसे इवॉल्व राइट में से एक है, जिसमें आप लगभग 200 से ऊपर राइट्स हम लोग इंक्लूड किए हैं. राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर लाइक राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू स्लीप, राइट टू रेपुटेशन, राइट टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. तो ये एक्टिविज्म के कारण पॉसिबल हो रहा है. दूसरा, कंप्लीट जस्टिस. हो सकता है कि किसी केस के अंदर जब आप जाएंगे अपना मैटर लेकर या कोई पीआईएल फाइल होता भी है, तो उस केस में अगर कोर्ट को लगता है कि इस जगह पर कंप्लीट जस्टिस के लिए वी हैव टू गिव सर्टेन ऑर्डर्स और जजमेंट दैट विल बी बियॉन्ड आवर कॉम्पिटेंस. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे. विशाखा गाइडलाइंस. इन राजस्थान देयर वॉज, you can say, a sexual harassment case with a lady worker at the workplace, but the workplace harassment cases have been noticed that it went unreported in most of the cases, and there are various reasons. First is the loss of job, the fear of losing your job, and then there we have a hierarchy, that is the boss and employee relation. So because of that particular context and that particular reasons, most of the harassment cases at workplace were going unreported. And this case similarly, a women worker was harassed. This case was also unreported. Now Vishakha and NGO filed a PIL with respect to that case, but Supreme Court realized that
in order to prevent harassment cases at workplace, we need a broader framework and guidelines. Not only for this case, we need it for all the cases which are actually being unreported. So for that, Supreme Court issued which is known as विशाखा guidelines, a rules regulation जो भी sexual harassment के cases workplace में है उसको regulate करने के लिए. तीसरा अगर हम लोग समझेंगे इसका इंपॉर्टेंट फायदा जो आपको देखने को मिलेगा, एंड दैट विल बी द फिल्स लेजिस्लेटिव वैक्यूम. मान लीजिए कि किसी एरिया में किसी चीज़ के ऊपर अभी कोई कानून बना ही नहीं है और उस चीज़ का भी इस्तेमाल और उस चीज़ की भी प्रैक्टिसेस देखने को मिल रही हैं. जैसे एग्जांपल लेते हैं सरोगेसी का. 2017 से पहले सरोगेसी के केसेस इंडिया में भी आते थे, सरोगेट यानी रेंटेड वूम का कॉन्सेप्ट, बट देयर वाज नो लॉ रेगुलेटिंग दैट प्रोसीजर. सो टिल दैट टाइम सुप्रीम कोर्ट यूज्ड टू गवर्न द केसेस ऑफ सरोगेसी. तो अगर कोई वैक्यूम क्रिएट किया गया है किसी एरिया में तो उसको भी फिल कर दे रहा है कौन? जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू सुप्रीम कोर्ट. नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझेंगे तो अकाउंटेबल बनाएगा ये गवर्नमेंट को. सो इफ government, that is the other two organs, legislature and executive, are not fulfilling their desired, you can say, objectives and their duties, then judicial activism के through judiciary ये चीज़ इंश्योर करेगा और फिर वो गवर्नमेंट के को अकाउंटेबल बना सकता है इसके थ्रू. तो ये भी जुडिशियल एक्टिविज्म का आपको क्या देखने को मिलेगा, एक फ़ायदा यहाँ पर आपको मिल रहा है कि हम लोग बाकी दोनों ऑर्गन को जुडिशरी से क्या कर रही है, अकाउंटेबल बना रही है कि वो अपने दायरे का काम अगर कर ली होती है तो जुडिशरी को उनके दायरे में जाकर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो ये हम लोग के आर्गुमेंट्स हैं जो कि हम एक्टिविज्म के फेवर में देख सकते हैं. नेक्स्ट अगर हम लोग अगेंस्ट में जब जाएंगे तो हमें अगेंस्ट में अगर हम लोग समझते हैं तो सबसे पहला ये वायलेट कर रहा है किसको, सेपरेशन ऑफ पावर को. सेपरेशन ऑफ पावर क्योंकि लेजिस्लेचर का काम था कानून बनाने का, एग्जीक्यूटिव का काम था रूल्स रेगुलेशन फ्रेम करने का, वो काम जुडिशरी अगर कर रही है तो ये क्या चीज़ का वायलेशन है, सेपरेशन ऑफ पावर का. दूसरा अगर हम लोग अगेंस्ट में आर्गुमेंट देखें जुडिशियल एक्टिविज्म के तो इसमें आपको क्या चीज़ समझना है, एक कि यहाँ पर जुडिशियल एक्टिविज्म करने से एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हो जाती है विथ अदर टू ऑर्गन्स एंड दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द इशू ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. क्यों दोनों ऑर्गन के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी एक्टिविज्म के थ्रू आप ऐसे भी ऑर्डर्स पास कर दे रहे हो जिसको इन्फोर्समेंट कराना मुश्किल हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगर इसका एग्जांपल समझेंगे तो आपको दिखेगा जो हम हाईवेज पर लिकर का सेल बैन किया गया था, दैट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ इश्यूज इन द इम्प्लीमेंटेशन. बिकॉज अगर हम स्टेट हाईवेज की बात करेंगे तब तो वो काफ़ी जगहों पर बीच शहर से गुजर रही है. सो दैट वुड रिजल्ट इन द शटडाउन्स ऑफ एल्कोहल और लिकर शॉप्स इनसाइड द सिटी ऑल्सो. सो एक वो प्रॉब्लम आता है कि आपने ऑर्डर तो जरूर दे दिया, बस उस ऑर्डर के कारण प्रॉब्लम क्या है कि उस ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन जिसको कराना है उसको इश्यूज आएंगी. तो यहाँ पर आपको दिख रहा है दैट मीन्स कि ये इम्प्लीमेंटेशन के कारण बाकी दोनों ऑर्गन के साथ इशू आपको देखने को मिलेगा. तीसरा अगर आप देखेंगे जो यहाँ पर इशू आपको देखने को मिलता है एंड दैट इज द जुडिशियल ओवररीच एंड एडवेंचरिज्म. जुडिशियल ओवररीच एंड एडवेंचरिज्म. ओवररीच की अगर हम लोग बात करते हैं तो जुडिशियल ओवररीच ये होता है कि जब आप अननेसेसरली अपने डोमेन को क्रॉस करके दूसरे डोमेन में जा रहे हैं तो ये ओवररीच कहलाता है. यानी कि ज़रूरत नहीं भी थी आपको कंप्लीट जस्टिस, ऐसा कुछ था नहीं कि जो आपको डिलीवर करने की ज़रूरत थी, और इस चक्कर में आप जब अननेसेसरी जब इंटरफेयर कर रहे हो दूसरे के डोमेन में तो ये ओवररीच कहलाता है, जो कि सही नहीं है एक डेमोक्रेसी के अंदर. और दूसरा कि जब जजेस इस चीज़ को इंजॉय करने लगते हैं तो उसको बोलते हैं जुडिशियल एडवेंचरिज्म, विच इज़ जनरली सीन इन द लास्ट फ्यू ईयर्स बिफोर रिटायरमेंट बाय द सीनियर जजेस. तो जब ये सारा चीज़ आने लगेगा, क्योंकि बहुत थिन लाइन है एक्टिविज्म और ओवररीच के बीच में कि कहाँ ज़रूरी था आपका इन्वॉल्वमेंट और कहाँ अननेसेसरली आपने इन्वॉल्वमेंट दिखाया है, उसके बीच चूँकि लाइन बहुत थिन है तो ये अननेसेसरी एक डेमोक्रेटिक बैलेंस और चेक्स एंड बैलेंस हमारा जो सिस्टम है उसको एक तरह से ये हैम्पर करेगा. चौथा पॉइंट आपको दिखेगा इसमें इशू ऑफ कंपीटिंग राइट्स.
कॉम्पिटिंग राइट्स का इशू क्या कहता है कि मान लीजिए कि आप सुप्रीम कोर्ट में कोई मैटर गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में कंप्लीट जस्टिस देने के लिए कोई ऑर्डर पास किया, लोगों के राइट्स को इवॉल्व किया, लेकिन वो किस कॉस्ट पे हो रहा है उसको हम लोग नहीं समझ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करेंगे तो क्रैकर्स को बैन किया गया ऑन द ग्राउंड दैट राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट इज आवर फंडामेंटल राइट। तो राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, क्रैकर्स को बैन। लेकिन एट द सेम टाइम दिस राइट वॉज प्रोटेक्टेड एट द कॉस्ट ऑफ द राइट्स टू लाइवलीहुड, right to freedom of trade and business of those who were dependent on the firecracker industry। तो उनके राइट्स को आपने वॉयलेट करते हुए किसी और के राइट को प्रोटेक्ट किया, ये भी एक्टिविज्म का एक इशू आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमने आर्गुमेंट्स फेवर और अगेंस्ट में देखा एक्टिविज्म के। नाउ द वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन शुड बी बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस बिटवीन एक्टिविज्म एंड द नॉर्मल चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही, और कोई तो रेगुलेट करेगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही अरावली गोल्फ कोर्स केस की अगर हम बात करें तो उसमें कहा है कि जजेस को अपना लिमिट पता होना चाहिए एंड दे शुड नॉट ट्राई टू रन द गवर्नमेंट। सो एक्टिविज्म एज अ रेगुलर कोर्स कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एंड इट शुड बी रिसोर्टेड टू ओनली व्हेन द अदर टू ऑर्गन्स fail to provide complete justice and the protection of rights, then the role of judiciary and the role of activism by judiciary becomes inevitable। तो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग जजेस रेगुलर कोर्स में एक्टिविज्म जैसा कुछ नहीं करेंगे, दे शुड नो देयर लिमिट, देयर इज ब्रॉड सेपरेशन ऑफ पावर एंड दे शुड नॉट ट्राई टू रन द गवर्नमेंट। बट इफ द अदर टू ऑर्गन्स फेल टू provide complete justice and the protection of rights or evolution of rights, then the activist role of judiciary becomes inevitable। तो ये पूरा आप कंक्लूजन में लिखकर समराइज कर देंगे। तो आई होप आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया। तो इसका भी आंसर आप एक अच्छे से फ्रेम करके मुझे टेलीग्राम पर भेजेंगे। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम लोग फिर अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा 5वां, उसके साथ बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू सो मच।